बिजली घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। संविदा कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से कई गांवों की बिजली भी गायब हो गई। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर फगौता का ये पूरा मामला, जहां पर बिजली घर में आग लग गई है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इससे कई गांवों में बिजली भी प्रभावित हुई है। कई गांवों की बिजली चली गई है। इसके बाद पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गाँव का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बिजली घर में ही आग लग गई है। फिलहाल इसके पीछे क्या कारण रहा ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें भी सामने आई हैं कि आपके टीवी स्क्रीन पर बिजली घर बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। हालांकि इसकी वजह से आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर बिजली प्रभावित हुई। बिजली अचानक से गायब हो गई। लोगों को इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं, काफी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि कई गांव बताए जा रहे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। बिजली घर में अचानक से आग लग जाती है। आग किस वजह से लगी है ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आग लगने के बाद वहां पर किस तरीके से चिंगारियां भी उठी हैं और इसके बाद आग काफी देर तक वहां लगी रही। हालांकि लोगों की तरफ से इस आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया गया और बाद में सफलता भी मिली। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के ग्राम कनावनी के निवासियों की बिजली गुल हो गई, जिसको लेकर बिजली दफ्तर पर लोगों का हंगामा शुरू हो गया। बिजली को लेकर लोगों ने प्रदर्शन जारी किया है। कनावनी के 20 बीघा कॉलोनी में सुबह करीब 7 बजे घरों की बिजली गायब है, जिससे लोगों में रोष नजर आ रहा है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। तो कल सुबह 7 बजे से यहां पर बिजली गुल है। बिजली ना होने से लोगों में खासा रोष देखने को मिला है, परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सपा अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा की पहली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें पहले दिन पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर प्रमुखता से चर्चा की। लेकिन इन सब में पार्टी का मेन टारगेट 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए पार्टी खास रणनीति तैयार कर रही है। एक तो देखिए, संगठन को मजबूत करना और 2024 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतने की तैयारी हो चुकी है। शुरुआत में पार्टी के नेताओं ने अति पिछड़ों पर जोर दिया और विश्वास जताया कि पार्टी के साथ अभी भी मुस्लिम और यादव साथ हैं। पार्टी नेताओं को धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक संतों पर टिप्पणी करने की मनाही की गई। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुल 67 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सामने की तरफ स्टेज पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अबू आजमी, अवधेश प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, जया बच्चन, शिवपाल यादव और रामजी लाल सुमन को जगह दी गई है। इसमें यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह नहीं मिली। रामचरितमानस विवाद का मुख्य चेहरा रहे स्वामी प्रसाद को कार्यकर्ताओं के बीच बिठाया गया। एक तरफ सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के 2 कद्दावर नेताओं के अधिवेशन में गैर मौजूदगी ने अटकली के बाजार को गर्म कर दिया। सपा के ये 2 चेहरे हैं, आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क। जब एबीपी गंगा ने मुरादाबाद में शफीकुर रहमान बर्क से कोलकाता में न होने को लेकर सवाल पूछा, तो पहले तो उन्होंने तबियत खराब होने की बात की, लेकिन दोबारा पूछने पर बर्क की कसक बाहर झलक आई। क्या एजेंडा है पार्टी का? आज 7 साल के बाद जो सम्मेलन में शिवपाल यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप और आजम खान जैसे सीनियर नेता समाज, तो आई वाज नॉट इनवाइटेड। आपको नहीं इनवाइट किया गया? क्यों? आप तो सांसद हैं। पता नहीं, मेरे पास तो कोई तरह नो इन्फॉर्मेशन है जिनमें। मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन की जो सांसद है, 3 ही सांसद है लोकसभा में, आपको सीनियर सांसद है, आपको भी इन्विटेशन नहीं आया? एबीपी गंगा की टीम ने सपा सांसद से जब इसकी वजह जाननी चाहिए, तो सुने शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा। लगता मुलायम सिंह यादव के बाद कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये उनकी जाती राय है। मुझे क्यों नहीं बुलाया या औरों को क्यों नहीं बुलाया, अब ये तो वो जाने। बहरहाल अभी मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है इस सिलसिले में। अखिलेश यादव जी ने कोई फोन नहीं किया? किसी ने नहीं? ना कोई फोन, ना कोई लेटर। हालांकि बर्क ने पार्टी के कामयाबी की दुआ की है, तो दूसरी तरफ आजम खान से जानकारी मांगने पर उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन में आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क के शामिल नहीं होने पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इन दिनों भले ही यूपी में बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान अचानक गर्म हो गया है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए गए ये ट्वीट की तस्वीरें।
दरअसल अखिलेश यादव की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी अपने पार्टी कार्यालय में बैठी दिखाई दे रही हैं। उनके साथ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव समेत कई नेता मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में सपा के नेता प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। अखिलेश यादव को भी उसी कुर्सी पर बिठाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसी पर तंज कसा है। फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें अखिलेश जी बैठे हुए हैं उनके बगल में, और ये कहा जा रहा है कि वो स्टूल में बैठे हुए, चूंकि स्टूल की सियासत पिछले चुनाव में बहुत हावी रही। मेरा स्टूल लेकर चले गए क्या वो? केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बीच स्टूल को लेकर पहले भी सियासी झड़प देखी जा चुकी है। बयानबाजी भी दोनों तरफ से होती है और इस बार नया अध्याय शुरू हुआ है। केशव प्रसाद यही नहीं रुके, एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने अखिलेश पर हमले जारी रखे। दीदी ममता दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये तो श्री अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल में जाकर के उत्तर प्रदेश का अपमान कराने का काम कर रहे हैं। कहते हैं सियासत में बयानों की बहुत अहमियत होती है, इसीलिए कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने सियासी फिजा को गरमा दिया है। बयानबाजी सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं हो रही, सपा की तरफ से भी बराबर जवाब दिया जा रहा है। कोलकाता अधिवेशन में सपा ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा से लड़ने का फैसला किया है, तो सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोलकाता से ही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और भाजपा को 2024 में सत्ता से हटाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफाई की रणनीति नहीं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जवाब देते हुए सपा को समाप्तवादी पार्टी बताया। चाहे किसी समुद्र के टापू पे जाके अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। इससे सपा से हमें कोई लेना नहीं, सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। तो ब्रजेश पाठक ने भी सपा पर हमला बोला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ साफ कहा, समाजवादी पार्टी के पास तो कोई जनाधार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, समाप्त हो गया है। अब वो बंगाल की खाड़ी के पास अपना अधिवेशन कर रहे हैं और रसातल की तरफ उधर ही जा रहे हैं। वहीं यूपी के पर्यटन मंत्री ने भी कहा, सपा के कोलकाता में हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी भाजपा का फायदा दिख रहा है। जहां ममता बनर्जी की पार्टी वो क्षेत्रीय दल के रूप में इतनी मजबूत है, तो इससे तो हमारा लाभ ही होगा। जाए नुकसान करेंगे ये ममता दीदी का करेगा हमारा। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी ये सामने आई है कि पीएम मोदी जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में रामलला की मूर्ति उनके मूल स्थान पर स्थापित करेंगे। यही वजह है कि अब प्रदेश सरकार ने अपना पूरा फोकस राम मंदिर निर्माण पर रखा हुआ है। इसलिए खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर निर्माण का कार्य देखने पहुंचे। इतना ही नहीं, मंदिर का निर्माण कार्य देखने के दौरान डिप्टी सीएम भावुक भी हो गए और उन्होंने श्री राम की लिखी हुई शिला को अपने सिर पर रखकर जय श्री राम का उद्घोष भी किया। राम भक्त हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। जब कल रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए मैंने देखा तो मैं रोमांचित था, मैं अभिभूत था। और जब श्री राम जी के नाम की लिखी हुई शिला मुझे मिली तो शीश में रखा जैसे, तो मुझे लगा मैंने भगवान श्री राम मेरे शीश पर विराजमान हो गए हैं। इससे पहले राम मंदिर निर्माण की एक नई तस्वीर भी सामने आई, जो गर्भगृह की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में सभी स्तंभ खड़े किए जा चुके हैं। गर्भगृह के एक हिस्से में चौखट और 20 फीट ऊंची दीवारें आकार लेती दिख रही हैं। ये मकराना के सफेद संगमरमर से बनाई जा रही हैं। इनके अलावा तस्वीरों में सिंह द्वार, गर्भगृह की दीवारें और पिलर निर्माण भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी रेल लाइन का सपना जल्द साकार होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। हर दिन लगभग 100 मीटर सुरंग बनाई जा रही है। दरअसल ये योजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 17 सुरंगें हैं। इन सुरंगों की लंबाई 6.2 किलोमीटर है। इस रेल परियोजना के 9 फेज में 80 प्रवेश द्वार होंगे। इसमें 50 द्वार तैयार हो चुके हैं। रेल लाइन पर 17 सुरंगों के अलावा 35 पुल भी बनाए जाने हैं। आप देख सकते हैं ये टनल तकरीबन 2900 मीटर यानी 3 किलोमीटर के आसपास लंबी है। ये उसी रेल परियोजना के लिए बन रही है, ताकि यहाँ से ट्रेन गुजरेगी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच में जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। हालांकि 2024 तक सिविल के सभी कार्य पूरे होने की संभावना है। इसके बाद पटरी बिछाने का काम शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच की यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर महज 2 घंटे हो जाएगा। इससे कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ का 4.5 घंटे का सफर भी मात्र 2 घंटे में तय हो सकेगा। यानी ऋषिकेश से बद्रीनाथ अब सिर्फ 4 घंटे में सफर तय कर सकेंगे। इस यात्रा में पहले 11 घंटे लगा करते थे।
एक तरफ कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी 2024 की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोटर्स को लुभाने की जंग तेज कर दी है। जहां समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग कर पिछड़े वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कानपुर में भाजपा उसका तोड़ निकालने में जुटी है। रविवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पिछड़ा राष्ट्रीय वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम 200 ओबीसी चेहरे शिरकत करने आ रहे हैं। कल के कार्य समिति बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति और मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से सपा भाजपा को ओबीसी विरोधी बता रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही 2024 को टारगेट रखते हुए भविष्य की रणनीति भी बनाई जाएगी। प्रदेश कार्य समिति को लेकर के सबकी निगाहें भी लगी रहेंगी, क्योंकि ओबीसी की पॉलिटिक्स पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में और देश में काफी ज्यादा सियासत इस पर की जा रही है और काफी ज्यादा गर्म है। यहाँ से क्या संदेश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं क्या संदेश लेकर धरातल पर उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में प्रशासन ने फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। 24 फरवरी को राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल और उसके 2 गनर को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब आरोपियों के खिलाफ पीले पंजे की कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। वारदात में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उनके घरों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल अपराधियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। शूटआउट की वारदात में सीधे तौर पर शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके लिए बाकायदा खाका तैयार कर लिया है। ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया गया है और ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद अब इनके घरों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। उमेश पाल शूटआउट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 60 लोगों को अवैध निर्माण होने पर नोटिस जारी किया था। इनमें से अधिकतर बाहुबली अतीक अहमद और दूसरे आपराधिक गैंग से जुड़े लोग हैं। बसपा प्रमुख मायावती के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है, लेकिन मायावती ने जिन मेहमानों को शादी में निमंत्रण दिया है उनमें एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है। दरअसल 26 मार्च को बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी है, जिसको लेकर मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाला नाम सामने आया वो शाइस्ता परवीन का है, जिसे मायावती ने न्योता भिजवाया है, क्योंकि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और पिछले 23 दिन से फरार है। हालांकि शाइस्ता परवीन का कार्ड प्रयागराज के पदाधिकारियों के पास पहुंचा है, लेकिन कई पूर्व सांसद और विधायकों का नाम लिस्ट में नहीं है। उधर नामजद और फरार होने के बावजूद शाइस्ता परवीन को मायावती की तरफ से भतीजे की शादी का कार्ड भिजवाना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि नामों की ये सूची उमेश पाल शूटआउट केस के 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद तैयार कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक मायावती इसी हफ्ते जब 3 दिनों के लिए लखनऊ आई थी, तो यहीं उन्होंने मंडल वाइज कार्ड बांटने की लिस्ट तैयार कराई थी। उधर अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को शादी का कार्ड भिजवाए जाने से बीएसपी के पदाधिकारी भी हैरान हैं। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए मायावती ने शाइस्ता परवीन को शादी का कार्ड भेजा है। उन्हें पता है कि शाइस्ता पुलिस से भागती फिर रही है और वो शादी समारोह में नहीं आ सकती। इसके बावजूद कार्ड भिजवाया जाना सिर्फ सियासी संदेश देने के लिए है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले को लेकर भाजपा और सपा विधायक आमने सामने आ गए। जहां सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ये तक कह दिया कि इरफान सोलंकी को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये यूपी पुलिस यानी यूपीपी नहीं बल्कि बीजेपी यूपीपी है। पुलिस लगातार दमनकारी और न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है। बहुत बेलगाम और बेअंदाज हो चुकी है योगी जी की पुलिस, और अब ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूल बन करके राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की नीयत से काम कर रही है। उधर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के सवालों की बौछार करने पर भाजपा कहां चुप बैठने वाली थी। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने साफ कह दिया कि पुलिस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इरफान के खिलाफ केस किए हैं उनके पास इसके सबूत हैं। जिन लोगों ने इरफान पर एफआईआर दर्ज कराई है उनको भी साक्ष्य देना पड़ेगा। तो क्या देते हैं, क्या उस पर न्यायपालिका निर्णय देती है, क्या जांच में रिपोर्ट आती है, इसके लिए थोड़ा सब्र करना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था,
जहां इरफान सोलंकी ने अपना दर्द बयां किया था। हालांकि इरफान सोलंकी पर फास्ट ट्रैक मोड में मुकदमा चलाया जा रहा है। जानकार बता रहे हैं कि आने वाले 6-7 महीनों में इरफान पर फैसला आ सकता है। जिन धाराओं में चार्जेस फ्रेम हुए हैं, अगर इरफान सोलंकी को सजा होती है तो उनकी विधायकी जाना तय है। यूपी सरकार ने हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल से 48 घंटे में ही त्राही मच गई, जिसके बाद अब सरकार ने सख्त चेतावनी दी। सरकार ने अब हड़ताल पर गए बिजली कर्मियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी के साथ हुई बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 22 पदाधिकारियों के खिलाफ एस्मा की कार्रवाई करते हुए 6 को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रदेश के जिलों में तैनात 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। ऐसी वारदातों के एक जगह का हमारे पास नाम है, एक जगह का हमारे पास संज्ञान है, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो, आकाश में हो या पाताल में हो, उन्हें खोज करके हम सजा करेंगे। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर जाने से अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, हर एक की आवाज को दबाना चाहती है। ये विभाग वो था जिस समय समाजवादी सरकार थी, बजट दे करके इस विभाग का घाटा खत्म किया था, और इस सरकार की गलत नीति की वजह से आज कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। बिजली कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा भले ही सियासी रूप ले चुका है, लेकिन बिजली आपूर्ति नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी यूपी की जनता को हो रही है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है, औद्योगिक इकाइयां ठप हो गई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।